दोस्तों, जरा एक चीज सोचो। 2025 से 26 के थर्ड क्वार्टर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बताई जा रही है 7.8%। सुनने में बड़ा सेक्सी नंबर लगता है ना? 7.8%। ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने जिम ज्वाइन कर लिया हो और 6 महीने में एब्स निकाल लिए हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई हम इतने फिट हो गए हैं या हमने बस वेट मशीन बदल ली है? क्योंकि पूरी कहानी घूमती है एक शब्द के इर्द गिर्द, जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वही चीज है जिससे हम तय करते हैं कि देश की हालत कैसी है। लेकिन अब सरकार ने कहा है, भाई पुराना कैलकुलेटर हटाओ, नया ऐप डाउनलोड करो। मतलब जीडीपी निकालने का तरीका ही अपडेट कर दिया गया है। अब यहां एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। याद है पुराने नोकिया वाले फोन? उनका सबसे बड़ा फीचर क्या था? कॉलिंग। और बैटरी इतनी लंबी चलती थी कि चार्जर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर आया कैमरा, फिर आया टच स्क्रीन, फिर आया स्मार्टफोन। अब उसमें कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, स्क्रीन 120 हर्ट्ज की है, मेमोरी 512 गीगाबाइट की है। लेकिन भाई, आखिर में काम क्या करता है? कॉल तो वही करता है ना। ठीक वैसे ही जीडीपी का बेसिक काम नहीं बदला है। उसका काम आज भी वही है, बताना कि देश में एक साल में कितना माल और कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई। फर्क बस इतना है कि अब उसे निकालने का तरीका स्मार्टफोन वर्जन में अपग्रेड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आखिरी बड़ा अपडेट 2015 में आया था और उस समय बेस ईयर रखा गया था 2011 से 12। अब जरा सोचो, 2011 में ना यूपीआई था, ना इतने स्टार्टअप्स थे, ना इतना डिजिटल बूम था। आज आप चाय वाले को भी क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो। तो अगर हम 2011 के हिसाब से 2026 की इकोनॉमी नापेंगे तो वो वैसा ही होगा जैसे आज की आईपीएल टीम को 90 के स्कोर बोर्ड से मापा जाए। इसी वजह से इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी उंगली उठाई। बोला गया कि इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन में काफी डिस्क्रिपेंसी है, पुराने बेस ईयर पर अटके हुए हो, नए सेक्टर ठीक से कैप्चर नहीं हो रहे। मतलब रिपोर्ट कार्ड में सी ग्रेड टाइप का फील आ गया, और जब बाहर से सी ग्रेड मिले तो अंदर भी थोड़ी शर्म आती है। अब सरकार ने कहा, ठीक है, करते हैं रिबेसिंग। नया बेस ईयर होगा 2022 से 23, क्योंकि कोविड का झटका निकल चुका, जीएसटी और नोटबंदी के शॉक भी सेटल हो चुके और डेटा ज्यादा स्टेबल है। मतलब अब जो तस्वीर दिखेगी वो थोड़ी ज्यादा साफ होगी। लेकिन यहां एक जरूरी क्लैरिटी, इससे यह नहीं हो जाता कि इंडिया अचानक अमीर हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे आपने पहले धुंधली फोटो खींची थी, अब एचडी में खींच रहे हो। फोटो वही है, बस क्वालिटी बेहतर है। जीडीपी को निकालने के 3 तरीके होते हैं, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम। इंडिया मुख्य रूप से प्रोडक्शन मेथड यूज करता है, यानी कितना वैल्यू ऐड हुआ। इनकम मेथड थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर बंदे की कमाई ट्रैक करना इंडिया जैसे देश में, भाई वो तो सीआईए भी सोच ले 2 बार। अब नए सिस्टम में 4 बड़े बदलाव आए हैं। 1, बेस ईयर शिफ्ट 2, डबल डिफ्लेशन 3, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा 4, एडवांस्ड बैलेंसिंग टूल्स। आगे हम इन सबको खोलेंगे एक एक करके। और खासकर डबल डिफ्लेशन, नाम सुनकर लगेगा जैसे किसी ने 2 बार डाइटिंग कर ली हो, लेकिन असल में ये जीडीपी का बड़ा गेम चेंजर है। डबल डिफ्लेशन, अब नाम सुनकर ऐसा लग सकता है जैसे इकोनॉमी को 2 बार ठंड लग गई हो। पहले ही महंगाई कम थी, अब 2 बार डिफ्लेट कर दिया। लेकिन असल में ये जीडीपी कैलकुलेशन का एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी बदल सकता है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम जीडीपी निकालते हैं प्रोडक्शन मेथड से, तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं वैल्यू एडिशन। मतलब जो आउटपुट बना उसमें से जो इनपुट खर्च हुआ उसे घटा दो, जो बचा वही असली वैल्यू है। अब पहले क्या होता था, हम सिंगल डिफ्लेशन यूज करते थे, यानी जब महंगाई को एडजस्ट करना होता था तो हम सिर्फ आउटपुट के दाम एडजस्ट करते थे, इनपुट के दाम को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था और यहीं पर गड़बड़ होती थी। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मान लो पहले साल में आपने 1000 रुपये का माल बनाया, उसमें 700 रुपये का कच्चा माल लगा, तो वैल्यू एडिशन बराबर 300 रुपए। अब अगले साल आपने 1100 रुपए का माल बनाया और इनपुट का खर्च हो गया 880 रुपए। ऊपर से देखने पर लगेगा, वाह
आउटपुट बढ़ गया, देश तरक्की कर रहा है। लेकिन रुकिए, अगर उस साल आउटपुट की कीमत 10% बढ़ी है और इनपुट की कीमत 20% बढ़ी है, तो असली ग्रोथ क्या है? सिंगल डिफ्लेशन क्या करता था? बस आउटपुट को 10% से एडजस्ट कर देता था और फिर पुराने इनपुट रेशियो से हिसाब लगा देता था। तो नतीजा क्या निकलता था? जीरो ग्रोथ। सब ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अब आया डबल डिफ्लेशन। ये क्या कहता है? भाई आउटपुट के दाम भी एडजस्ट करो और इनपुट के दाम भी। मतलब अगर कच्चा माल ज्यादा महंगा हो गया है तो वो भी कैलकुलेशन में ठीक से दिखना चाहिए। जब हमने दोनों को अलग अलग डिफ्लेट किया तो क्या निकला? अरे भाई, वैल्यू एडिशन 300 से गिरकर लगभग 267 रह गया। मतलब ग्रोथ नहीं हुई, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब सोचो, पहले सिस्टम में हम बोल रहे थे सब बढ़िया है, नए सिस्टम में बोल रहे हैं थोड़ा स्लो डाउन है। तो सवाल यह है, क्या पहले सरकार झूठ बोल रही थी? नहीं। क्या अब नंबर गिरेंगे? जरूरी नहीं। असल में क्या हो रहा है, पहले हम आधी तस्वीर देख रहे थे, अब पूरी तस्वीर देख रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप सेल्फी लेते हो और सिर्फ फिल्टर लगा लेते हो। फिल्टर हटाओगे तो असली स्किन दिखेगी, मतलब रियलिटी थोड़ी अलग लगेगी। अब सरकार कह रही है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में डबल डिफ्लेशन लागू होगा, यानी जहां कच्चा माल और तैयार माल दोनों का बड़ा रोल है, वहां असली वैल्यू एडिशन ज्यादा सटीक निकलेगा। और यही चीज पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रोथ सिर्फ दाम बढ़ने से हो रही है तो वो फेक ग्रोथ है, लेकिन अगर असली प्रोडक्शन बढ़ा है तभी वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। अब यहां एक मजेदार बात, नए सिस्टम में ग्रोथ कभी ज्यादा भी दिख सकती है और कभी कम भी। मतलब ये सरकार की तारीफ मशीन नहीं है, ये बस बेहतर थर्मामीटर है। और जब थर्मामीटर सही हो तभी डॉक्टर सही दवा देगा। अब अगला बड़ा सवाल, डेटा आता कहां से है? पहले हम सर्वे, पुराने डेटा सेट और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स पर ज्यादा निर्भर थे। अब सरकार कह रही है हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा यूज करेंगे। जीएसटी डेटा, एमसीए डेटा, पीएफएमएस डेटा, ई वाहन डेटा, पीएलएफएस सर्वे, मतलब इकोनॉमी की हर सांस को ट्रैक करने की कोशिश। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, नाम सुनकर लग रहा होगा जैसे वाईफाई 6 लगा दिया हो जीडीपी में। पहले 2G स्पीड से डेटा आ रहा था, अब 5G चालू हो गया है। पहले क्या होता था, हम जीडीपी निकालने के लिए सालों पुराने सर्वे, लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटा और कुछ एस्टिमेशन पर निर्भर रहते थे। मतलब तस्वीर बनती थी लेकिन थोड़ी धुंधली, जैसे किसी शादी में दूर से फोटो खींच लो, लोग दिख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं आ रही कि मामा जी हैं या कैटरिंग वाला। अब सरकार कह रही है भाई अब रियल टाइम के करीब डेटा इस्तेमाल करेंगे। जीएसटी डेटा, एमसीए कॉर्पोरेट फाइलिंग्स डेटा, पीएलएफएस सर्वे यानी रोजगार की डिटेल्स, पीएफएमएस यानी सरकार ने पैसा कहां खर्च किया, ई वाहन डेटा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। मतलब अब इकोनॉमी की धड़कनें सिर्फ साल में एक बार नहीं, बार बार चेक होंगी। अब सोचो, पहले अगर कोई गिग वर्कर था जैसे जोमैटो डिलीवरी बॉय, उबर ड्राइवर, फ्रीलांसर, उनका योगदान ठीक से कैप्चर नहीं होता था, वो इनफॉर्मल सेक्टर में खो जाते थे। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और अगर उसका सही डेटा ही नहीं है तो जीडीपी की आधी कहानी तो मिस हो रही थी। अब नई मेथोडोलॉजी कहती है हम गिग वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे व्यापारियों सबको बेहतर तरीके से ट्रैक करेंगे। मतलब पहले जो लोग इकोनॉमी में थे लेकिन जीडीपी में ठीक से दिख नहीं रहे थे, अब स्पॉटलाइट में आएंगे। अब एक और बड़ा मुद्दा था डिस्क्रिपेंसी। ये शब्द थोड़ा डरावना लगता है लेकिन सिंपल है। जब हम जीडीपी दो तरीके से निकालते हैं, एक प्रोडक्शन साइड से कितना बनाया और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड से कितना खर्च हुआ, तो दोनों नंबर बराबर आने चाहिए, क्योंकि जो बना है वो कहीं ना कहीं खर्च भी हुआ होगा। लेकिन इंडिया में कई सालों से दोनों के बीच फर्क दिखता था। मतलब प्रोडक्शन कह रहा है मैं इतना बना, खर्च कह रहा है नहीं भाई इतना खर्च नहीं हुआ। तो बीच में जो गैप आता था उसे डिस्क्रिपेंसी कहकर एडजस्ट कर दिया जाता था। थोड़ा जोड़ो, थोड़ा घटाओ और बराबर कर दो। अब सरकार कह रही है हम सप्लाई यूज टेबल्स का सिस्टमैटिक इस्तेमाल करेंगे। मतलब हर प्रोडक्ट लेवल पर देखेंगे कितना बना, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट में गया।
कितना एक्सपोर्ट हुआ। अब ये काम आसान नहीं है। ये वैसा है जैसे घर में राशन का पूरा हिसाब रखो, कितना आटा आया, कितना रोटी बनी, कितना बचा, कितना पड़ोसी को दे दिया। लेकिन अगर ये सही से हो गया तो डिस्क्रेपेंसी लगभग 0 तक लाई जा सकती है। और सरकार का दावा है कि 2022 से 23 के नए डेटा में ये गैप लगभग खत्म कर दिया गया है। अगर ये सच में सस्टेनेबल रहा तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार है, क्योंकि तब जीडीपी सिर्फ अनुमान नहीं, बैलेंस्ड अकाउंट जैसा लगेगा। अब यहां एक मजेदार ट्विस्ट, जब आप ज्यादा सटीक डेटा लाते हो तो कुछ सेक्टर्स की असली हालत सामने आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो सेक्टर पहले तेज दिख रहा था अब स्लो दिखे, या जो छुपा हुआ सेक्टर था वो अचानक बड़ा दिखने लगे। मतलब नंबर बदल सकते हैं, नैरेटिव बदल सकता है, लेकिन क्या देश की रियलिटी बदल जाएगी? नहीं, बस मापने का स्केल बदल जाएगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब बदलावों के बाद क्या इंडिया अचानक रिच दिखने लगेगा? क्या कल सुबह उठकर हम कहेंगे, अरे वाह, जीडीपी तो बढ़ गई, चलो BMW बुक कर देते हैं? सीधी बात, नहीं। जीडीपी की मेथोडोलॉजी बदलने से देश अमीर नहीं होता, बस उसकी कमाई गिनने का तरीका बदलता है। ये वैसा ही है जैसे पहले आप अपनी जेब खर्च डायरी में लिखते थे, अब एक्सेल शीट में लिख रहे हो। पैसा वही है, बस रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल हो गई है। हाँ, ग्रोथ रेट्स रिवाइज हो सकते हैं, कुछ सालों के आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जब आप बेहतर डेटा यूज करते हो, डबल डिफ्लेशन लगाते हो और सप्लाई यूज टेबल से बैलेंस करते हो तो तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल समझो। इंडिया को अक्सर कहा जाता है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, मतलब हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा आता है लोगों के खर्च से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी आप मोबाइल खरीदते हो, खाना खाते हो, कपड़े लेते हो, वही जीडीपी का बड़ा इंजन है। अब अगर नए डेटा से यह पता चले कि लोग फूड पर कम खर्च कर रहे हैं, जैसे सीपीआई में वेटेज 45% से घटकर लगभग 36 से 37% हुआ, और बाकी सर्विसेज, डिजिटल चीजों, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइफस्टाइल बदली है, इकोनॉमी स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रही है। पहले पेट भरना प्रायोरिटी था, अब पेट भरने के बाद नेटफ्लिक्स भी चाहिए, और यही शिफ्ट जीडीपी की मेथोडोलॉजी में रिफ्लेक्ट होना जरूरी था। अब एक और बड़ा मुद्दा, इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया में बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का इनफॉर्मल है। छोटे दुकानदार, गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, घरेलू कामगार, अगर इनकी कमाई ठीक से ट्रैक नहीं होती तो जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो सकती है। नई मेथोडोलॉजी में पीएलएफएस जैसे सर्वे, अपडेटेड डेटा और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से कोशिश है कि इनका योगदान बेहतर तरीके से कैप्चर हो। अब यहां 2 संभावनाएं हैं। एक, जीडीपी पहले कम दिख रही थी, अब ज्यादा दिख सकती है। 2, या पहले कुछ सेक्टर्स ओवर एस्टिमेट थे, अब ग्रोथ थोड़ी कम दिख सकती है। मतलब गेम बैलेंस होगा। और असली फायदा किसे? पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि अगर आपको सही पता ही नहीं कि किस सेक्टर में स्लो डाउन है तो आप सही पॉलिसी कैसे बनाओगे? ये वैसा है जैसे डॉक्टर बिना सही टेस्ट के दवा दे दे, कभी कभी ठीक हो जाएगा, कभी हालत बिगड़ जाएगी। अब बेहतर ट्रैकिंग का मतलब है आप इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हो। अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो पीएफएमएस डेटा से दिखेगा कि पैसा गया कहां। अगर मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट महंगे हो रहे हैं तो डबल डिफ्लेशन से साफ दिखेगा कि असली वैल्यू एडिशन कितना है। अब आते हैं विकसित भारत 2047 वाली बात पर। अगर लक्ष्य है लंबी अवधि की ग्रोथ तो आपको हर साल की सटीक तस्वीर चाहिए, क्योंकि अगर आपका थर्मामीटर ही गड़बड़ है तो 102 डिग्री बुखार को 98 समझकर घर भेज दोगे। तो क्या यह सुधार पॉजिटिव है? टेक्निकली हाँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे एसएनए 2008 के करीब जाते हैं। डेटा ज्यादा रियल टाइम होता है, डिस्क्रिपेंसी कम करने की कोशिश है। लेकिन एक बात याद रखना, बेहतर नंबर बराबर नहीं बेहतर रियलिटी। अगर जमीन पर जॉब्स नहीं बढ़ रहे, अगर इनकम ग्रोथ स्लो है तो जीडीपी का फॉर्मूला बदलने से लोगों की जेब अपने आप नहीं भर जाएगी। जीडीपी एक थर्मामीटर है, इलाज नहीं। अब पूरी कहानी को एक बार जोड़ कर देखते हैं। सरकार ने क्या किया?
जीडीपी निकालने का तरीका अपडेट किया। बेस ईयर 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 किया। सिंगल डिफ्लेशन की जगह डबल डिफ्लेशन लाया। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जोड़ा। सप्लाई यूज टेबल से डिस्क्रिपेंसी कम करने की कोशिश की। मतलब पुराना जुगाड़ू कैलकुलेटर हटाकर नया साइंटिफिक टूल लगाया गया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले सेक्टोरल शिफ्ट्स दिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में डबल डिफ्लेशन से असली वैल्यू एडिशन साफ दिखेगा। अगर इनपुट महंगे हो रहे हैं तो फर्जी ग्रोथ नहीं दिखेगी। एग्रीकल्चर में अपडेटेड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और बेहतर डिफ्लेटर्स इस्तेमाल होंगे। मतलब खाद, बीज, डीजल सबका असर साफ दिखेगा। इनफॉर्मल सेक्टर जो इंडिया की रीढ़ है उसे बेहतर तरीके से कैप्चर करने की कोशिश होगी। गिग वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अब जीडीपी की फुट नोट नहीं, मेन टेक्स्ट का हिस्सा बनेंगे। सरकार की स्पेंडिंग पीएफएमएस डेटा से ज्यादा ट्रैक होगी। मतलब पैसा कहां गया, कितना खर्च हुआ, यह ज्यादा क्लियर दिखेगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी? शायद कुछ सालों में रिवीजन हो, कुछ नंबर ऊपर जाए, कुछ नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? अगर डेटा सटीक है तो पॉलिसी बेहतर होगी। अगर पॉलिसी बेहतर होगी तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। और यही असली गेम है। क्योंकि याद रखो, जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह पॉलिसी मेकिंग का बेस है। अगर बेस टेढ़ा है तो बिल्डिंग भी टेढ़ी होगी। अब थोड़ा क्रिटिकल एंगल भी देखें। किसी भी देश में जब मेथोडोलॉजी बदलती है तो पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। डेटा सोर्स क्या है, डिफ्लेटर्स कैसे चुने गए, सप्लाई यूज टेबल्स कैसे बैलेंस हुए। अगर ये सब क्लियर है तो भरोसा बढ़ेगा, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी। लेकिन अगर सिर्फ प्रेस रिलीज में नंबर चमकते दिखे और ग्राउंड पर जॉब्स, इनकम, एमएसएमई की हालत वही रही तो फिर सवाल उठेंगे। इसलिए अंधभक्ति भी नहीं, अंध आलोचना भी नहीं। डेटा को समझो, लॉजिक को समझो और फिर अपना ओपिनियन बनाओ। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर क्यों बदला, डबल डिफ्लेशन क्या है, सप्लाई यूज टेबल्स का रोल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा क्यों जरूरी है। ये सब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए गोल्ड माइंस है। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमी में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीएस 3 में इकोनॉमी आता है, इंटरव्यू में भी आता है और असल जिंदगी में भी आता है। अब लास्ट में, क्या ये बदलाव पॉजिटिव है? टेक्निकल एंगल से हाँ, क्योंकि बेहतर ट्रैकिंग बराबर बेहतर पॉलिसी की संभावना। लेकिन असली रिजल्ट तब दिखेगा जब ये नंबर जमीन पर लोगों की लाइफ में फर्क लाएंगे। जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल है, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? क्या जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? क्या स्मॉल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं? अगर इनका जवाब हाँ है तो मेथोडोलॉजी सफल है। अगर नहीं तो नंबर सिर्फ नंबर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सिंपल शब्दों में समझा कि जीडीपी कैसे मापी जाती है और नई मेथोडोलॉजी में क्या बदलाव किए गए हैं, जैसे बेस ईयर बदलना और डबल डिफ्लेशन लाना। अगर आपको थोड़ा भी क्लियरिटी मिली हो कि नंबर कैसे बनते हैं और क्यों बदलते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और समझदारी से सवाल पूछते रहिए।